एक बार फिर स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोटमा में इमारत ढही है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 3 लोग घायल हुए हैं। 5 लोगों को बचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मकान ढहने की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोटमा से ये खबर है। देखिए किस तरीके से आसपास के जो लोग हैं वहां मौके पर मौजूद हैं, और जब ये खबर फैली तो पूरे इलाके में सनसनी सी मच गई। देखिए तस्वीरें, जहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। और कोटमा में इमारत ढहने की वजह से 2 लोगों की मौत की खबर है। 3 घायल है, 5 को बचाया गया है। लगातार जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अंदर और भी कई लोग जो है मलबे में दबे हों। इस वजह से भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेजी से चलाया जा रहा है। और कोटमा में इमारत ढहने की वजह से हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। 3 घायल बताए जा रहे हैं। 5 लोगों को बचाया गया है। और इसी बीच रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। कहा जा रहा है कि हो सकता है मलबे के नीचे और भी कई लोग दबे हों। इस वजह से जो है जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार रेस्क्यू में लगी हुई है। मध्य प्रदेश से ये खबर, दुखद खबर सुबह सुबह सामने आई, जहां पर इमारत ढहने की वजह से 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। 5 लोगों को बचाया गया है, और बाकी जो है तस्वीरें साफ है। मलबा हटाकर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। हादसे का कारण क्या है ये अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से सामने आ रही है, जहां पर इमारत ढहने की वजह से 2 लोगों के मौत की खबर है, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां पर मध्य प्रदेश से ये खबर है। अनूपपुर जिले के कोटमा में इमारत ढही है, और इमारत ढहने की वजह से 2 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि गनीमत रही है कि 5 लोगों को अब तक बचा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर लगातार मौजूद है। हालांकि ये हादसा कैसे हुआ है, क्या कारण रहे हैं, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन रेस्क्यू टीमें जो हैं वो लगातार काम कर रही हैं और राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं। तो वहीं अगली खबर सीतापुर से है। सीतापुर के सरैया चालाकापुर में भीषण आग लगी है। भीषण आग लगने की वजह से मां और बेटी जिंदा जल गए हैं। आग में 13 घर जलकर खाक हुए हैं। आग के तांडव के बीच बारिश ने कई जानें बचाई है। 7 साल की मासूम गंभीर रूप से जो है झुलस गई है, जिसका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। ये बड़ी खबर सीतापुर से है, जहां पर भीषण आग लगी की घटना में माँ और बेटी जिंदा जल गए हैं। उनकी मौत हो गई है, और एक 7 साल की मासूम बच्ची जो है वो घायल बताई जा रही है, जिसका इलाज इस वक्त चल रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से ये जो आग का तांडव है वो देखने को मिला है, जिसमें माँ बेटी के मौत की खबर है। और लगातार जो है इस बीच में, क्योंकि कई इसमें घर भी जलकर खाक हुए हैं, तो लगातार मलबा जो है वो हटाया जा रहा है। आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला, जिसके बाद से बारिश हुई, और बारिश के बाद ये तस्वीरें जो हैं कहीं ना कहीं आग में ठंडक का काम बारिश ने किया है। बारिश की वजह से आग जल्दी बुझ पाई। 13 घर लेकिन जलकर खाक हो चुके थे। हमारे सहयोगी सुमित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। सुमित, क्या जानकारी है? आकाशीय बिजली का कहर जो है देखने को मिला है, कई घरों में आग लगी, विस्तार से बताइए। जी, दुर्घटना हुई है जिसको प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं। आकाशीय बिजली गिरती है, और ये जो गांव है सीतापुर के थाना सदरपुर का सरैया चालाकापुर, तो 13 घरों को आग अपनी लपेट में लेती है, जिसमें एक घर में माँ बच्ची मौजूद थी जो बाहर नहीं निकल पाई। वो मौके पर ही जलकर दम तोड़ देती हैं अंदर ही। आग इतनी भीषण थी कि उनको कोई बचा नहीं पाया। और एक 7 साल की मासूम जो और भी जल गई है, वो अभी हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से वो भी जो है झुलस गई है, और बहुत ही इस अग्निकांड से इस गांव में तांडव हुआ है।
बिल्कुल सुमित, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि बारिश की वजह से आग जो है जल्दी बुझ गई, काबू पा लिया गया, उस पर क्या जानकारी इसको लेकर? पहले तेज आंधी से आग बही, लेकिन कुछ देर बाद जैसे कि अफसर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी प्रयास कर रही थी, लेकिन वो प्रयास नाकाफी थे। आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि ये सारे प्रयास नाकाफी थे। अब ये समझ लीजिए, जब बारिश आ जाती है उसी बीच तेज बारिश आ जाती है, तो उस बारिश से वो आग जो है रही कि बाकी के घर और कई लोगों की जान जो है वो बच सकी है। बहुत शुक्रिया सुमित आपका विस्तार से जानकारी के लिए। लेकिन इस भीषण आग की वजह से मां और बेटे की झुलसने से मौत हुई है, जबकि एक बच्ची जो है गंभीर रूप से झुलसी हुई बताई जा रही है, अस्पताल में इलाज जारी है। बढ़ते खबरों में आगे, आगामी विश्व स्वास्थ्य दिवस को लेकर सीएम योगी का पत्र है। 9 साल पहले यूपी में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति दयनीय थी, ये बात सीएम योगी कह रहे हैं। मस्तिष्क ज्वर से मृत बच्चों के परिजन रोते बिलखते रहते थे। हमारी सरकार ने जापानी इंसेफेलाइटिस का अंत किया है। यूपी में नए अस्पताल बने, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्ति इस बीच की गई है। यानी कि जिस तरीके से मस्तिष्क बुखार की वजह से कई लोगों की जो है मृत्यु होती थी। मस्तिष्क बुखार यानी कि दिमाग पर जब ये बुखार आपके चढ़ जाता है तो सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं और धीरे धीरे जो है आपके दिमाग को वो जकड़ लेती है, जिसकी वजह से कई लोगों की मृत्यु की खबरें भी बीच में सामने आई थी। इसी को लेकर सीएम योगी ने ये जो है पत्र लिखा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर यह पत्र लिखकर सीएम योगी ने कहा है कि 9 साल पहले यूपी में जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो बिल्कुल दयनीय थी। हमारी सरकार ने जो है इस दयनीय स्थिति को ठीक करने का काम किया है। लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने का काम किया जा रहा है और जापानी इंसेफेलाइटिस का हमने अंत किया है। यूपी में नए अस्पताल बने हैं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है ताकि प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो मिल सके। विश्व स्वास्थ्य दिवस को लेकर सीएम योगी ने पत्र लिखा है। ये पत्र बताता है कि किस तरीके से सरकार ने पिछले 9 वर्ष में स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार विकास किया है, काम किया है और लगातार इसको सुधार के लिए भी जो है इसमें नए नए जो प्लान्स है वो तैयार किए जा रहे हैं ताकि लगातार जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर से बेहतर हो सके। कई ऐसी जगह है, कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी एम्बुलेंस पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इन तमाम चैलेंजेस को पार करके सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है ताकि कोई भी प्रदेश का जो वासी है वो किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित ना रह सके। अगर किसी प्रकार की उन्हें परेशानी है तो तुरंत उन्हें इसका लाभ भी मिल सके। तो सीएम योगी ने पत्र के दौरान पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने जापानी इंसेफेलाइटिस का भी अंत किया है। इसके साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, अस्पताल बनाए गए, मेडिकल कॉलेज का हमने निर्माण करवाया। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं अब इन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम लगातार किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस को लेकर सीएम योगी का ये पत्र तो वहीं अगली खबर प्रयागराज से है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सीजीडी समीक्षा बैठक की गई है। पीएनजी पाइपलाइन विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। लंबित एनओसी जल्द जारी करने के आदेश इस बीच जारी किए गए हैं। पीएनजी अपनाने के लिए जागरूकता अभियान को तेज करने के भी निर्देश इस बीच दिए गए हैं। पीएनजी उपभोक्ताओं से एलपीजी सरेंडर कराने की तैयारी। तो डीएम ने ये बड़ी बैठक की है ताकि जिस तरीके से लोग एलपीजी सिलेंडर को लेकर कतारों में खड़े हुए नजर आए, जाहिर तौर पर अब ये
सरकार की ओर से एक और बड़ी पहल की जा रही है कि पीएनजी कनेक्शन दिलवाए जाए। पीएनजी यानी कि जिस तरीके से आपके घर में बिजली का कनेक्शन है वैसे ही गैस कनेक्शन अब आपको मिलेगा और इससे सीधे तौर पर आप एक महीने का बिल पे करके इसको जारी रख सकते हैं। गैस खत्म होने की कोई टेंशन नहीं होगी, ना ही आपको इस बात की परेशानी होगी कि आपने बुकिंग नहीं की है और बुकिंग नहीं करने पर आपको गैस जो है यानी कि सिलेंडर जो है आपको 2-4 दिन के डिले पे मिलेगा। अब आपको ये व्यवस्था जो है सुचारू रूप से मिलेगी। पीएनजी कनेक्शन से आपको 24 घंटे और 7 दिन गैस का जो कनेक्शन है, गैस की जो सप्लाई है वो आपको मिलती रहेगी। हर महीने आपको बिल पे करना पड़ेगा। जिस तरीके से बिजली के जो बिल हैं वो हम पे करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये काम करता है। जाहिर तौर पर इससे जो है इसकी सप्लाई आपको इजीली हो जाती है और क्योंकि कई जगहों पर एनओसी जो है वो लेना बाकी रह गया था, अब एनओसी को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाएगा ताकि इसको जल्द से जल्द जो है अलग अलग हिस्सों में इसकी सप्लाई को बढ़ाई जा सके और रेडी टू मूव पीएनजी कनेक्शन तुरंत चालू करने के आदेश इस बीच दिए गए हैं। तो वहीं प्रयागराज के नवनिर्मित पुलिस चौकी शांतिपुरम का विधिवत तरीके से उद्घाटन किया गया। पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने फीता काटकर इस नई चौकी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपर पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त गंगानगर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। शांतिपुरम में पुलिस चौकी की शुरुआत होने से क्षेत्र में कानून व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। प्रशासन का यह भी मानना है कि इस नई व्यवस्था से स्थानीय निवासियों को पुलिस सहायता के लिए दूर अब नहीं जाना पड़ेगा और अपराध पर नियंत्रण में भी तेजी आएगी। पुलिस आयुक्त ने फीता काटकर चौकी का शुभारंभ किया है और उद्घाटन के मौके पर विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र में एक मदरसे का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है और हड़कंप भी मचा रहा है। इस वीडियो में 2 व्यक्ति एक मासूम बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एक तीसरा व्यक्ति इस पूरी घटना का वीडियो बना रहा था। वीडियो के वायरल होते ही स्थानीय लोग और सोशल मीडिया यूजर्स में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने कहा कि शिक्षा के केंद्र में इस तरीके की हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए और जिला प्रशासन और पुलिस के से दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो मदरसे में मासूम के साथ बर्बरता का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा रहा है और वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है। एक की गिरफ्तारी जो है की गई है और लोगों का यही कहना कि मासूम के साथ इस तरीके से बर्बरता, इस तरीके से मारपीट करना शिक्षा के केंद्र में बिल्कुल ठीक नहीं है। पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दोबारा ना देखने को मिले। का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक मदरसे में एक बच्चे को 2 लोग पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उक्त के संदर्भ में थाना गंगोह पर उक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। उक्त प्रकरण मदरसा दारुल उलूम जकरिया का पाया गया है तथा दोनों नामजद अभियुक्तगण जुनैद व शोएब को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मिर्जापुर से ये खबर है। मिर्जापुर के नेवड़िया घाट पर लाखों की लागत से बना पालटून पुल तेज आंधी की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से पुल के संचालक को 2 दिनों के लिए रोक दिया गया है और पूरी तरीके से यानी कि संचालन 2 दिनों तक बंद रहेगा। गौरतलब है कि इस पुल का उद्घाटन कुछ ही समय पहले मंझवा विधायक सुचिस्मिता मौर्य द्वारा किया गया था, लेकिन प्राकृतिक आपदा के सामने पुल की मजबूती जवाब दी गई। कल विंध्याचल में इसी तरीके की समस्या के बाद से आज नेवड़िया घाट का जो पुल बंद होने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। मरम्मत जारी है। 6 अप्रैल से संचालन बहाल होने की उम्मीद इस बीच जताई जा रही है। प्रशासन ने बात कही है। पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली पर इस वक्त बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रही हैं। मरम्मत का काम चल रहा है। 6 अप्रैल से इसका संचालन दोबारा से शुरू होने की इस बीच उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि बार-बार पुलों के क्षतिग्रस्त होने से पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या विभाग ने जल्दीबाजी में बिना मानकों को पूरा किए पुल की शुरुआत कर दी थी या फिर निर्माण की गुणवत्ता में कोई कमी रह गई है। तो पालटून पुल देखिए किस तरीके से जो क्षतिग्रस्त हुआ है और जिसके बाद से सेवा पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो बाधित है और यहाँ इस बीच बड़ी सवाल
जो उठ रहे हैं, जो भारत अपडेट लगातार पूछ रहा है कि क्या निर्माण की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी में कोई कमी रह गई थी या फिर जल्दबाजी में मानकों का ध्यान नहीं रखा गया है, जिस वजह से आज ये जो है तस्वीरें देखने को मिल रही है। एक प्राकृतिक आपदा जहां पर जिसकी वजह से ये पाल्टन पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके मरम्मत का काम चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि 102 दिन में संचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। तो अब पुल की जो गुणवत्ता है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या निर्माण की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, जल्दबाजी में हम देखते हैं कि कई बार अधिकारी जो हैं अपने नंबर बढ़वाने के चक्कर में ना मानकों का पालन करते हैं और ना ही क्वालिटी का ध्यान रखते हैं। ऐसे में ये तस्वीरें बताती है कि जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये काम किया है और निर्माण को लेकर अब जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या क्वालिटी इशू था या फिर मानकों का प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से आज जो है ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। संचालन अभी पूरी तरीके से बाधित है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये बताता है कि जल्दबाजी का काम जो किया गया है वो उसका खामियाजा अब वहां के जो स्थानीय है वो भुगत रहे हैं। उद्घाटन के कुछ ही दिन बाद ये पुल देखिए क्षतिग्रस्त हो गया है। खबरें तो ये भी सामने आ रही है कि लगभग 15 दिन पहले ही इसकी शुरुआत की गई थी और महज 15 दिन के अंदर ही इस पुल की ये स्थिति बताती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है, या यूं कह लीजिए कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। हालांकि अब प्रशासन कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा है, इसकी वजह से जो है ये स्थिति देखने को मिली है, लेकिन महज अब जिस तरीके की बारिश और तस्वीरें मौसम खराब होने की वजह से सामने आ रही है, ये इतनी बड़ी आपदा भी नहीं तो जिसकी वजह से महज 15 दिन पहले बनाया हुआ पाल्टन पुल इस तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाए और लोगों को इस एक बार फिर से समस्या का सामना करना पड़े। लोगों के बीच में खुशी जो है वो खुशखबरी उनके बीच पहुंची ही थी कि एक बार फिर से ये खबर पहुंच गई कि पाल्टन पुल जो तैयार किया गया था बड़ी मिन्नतों के बाद वो एक बार क्षतिग्रस्त हो चुका है और यहां से संचालन अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। यानी कि 2 से 3 दिन का वक्त अभी लग सकता है इसको ठीक होने में, यहां से एक बार फिर से संचालन को शुरू करने में। लेकिन सवाल लगातार भारत अपडेट यही पूछेगा, बार बार पूछेगा कि आखिर क्यों एक बार फिर से ये स्थिति देखने को मिली है। क्या क्वालिटी इशू रहा है या फिर कार्यप्रणाली जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से ये सामने आ रही है, इस पर भी सवाल किया जाना चाहिए कि मानकों का ध्यान नहीं रखा गया, इस वजह से ये जो तस्वीरें एक बार फिर से सामने आई है। हालांकि इन तमाम चीजों के बीच में एक जो चीज और ज्यादा नोटिस करने वाली है, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए इस पुल का निर्माण करवाया गया था, लेकिन महज कुछ दिन के अंदर ही लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। जिस तरीके से एक बार फिर से ये जो पाल्टन पुल है टूटने की वजह से लोगों के बीच में अब इस बात को लेकर चर्चा ज्यादा तेज हो गई है कि क्या एक बार क्षतिग्रस्त होने के बाद इसे तुरंत तैयार किया जाएगा, इसके बाद ये सेफ होगा यूज करने के लिए, क्योंकि अब इस तरीके की प्राकृतिक आपदा जो है वो आती रहेगी और अभी क्योंकि 2-4 दिन और मौसम ऐसे ही रहने वाला है, इस बीच क्योंकि मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है, लेकिन ऐसे में लोगों का सवाल बिल्कुल लाजमी है कि ठीक होने के बाद क्या ये पुल यूज करने के लायक होगा, क्या कमी रह गई जिसकी वजह से महज 15 दिन के अंदर ही पाल्टन पुल जो है इस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है और अब इसके दोबारा निर्माण की, इसको ठीक करवाने के काम को लेकर विभाग जो है वो काम कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि मरम्मत के बाद सोमवार यानी कि कल से ये पुल आम लोगों के लिए फिर से चालू कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल कि इस स्थिति तक ये पुल क्यों पहुंचा, क्या गुणवत्ता में कमी थी, क्या मानकों में जो है मानकों की अनदेखी की गई है, जल्दबाजी में इस पुल का निर्माण करवाया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यप्रणाली पर, अधिकारियों पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं और इसी बीच जब ये कहा जा रहा है कि 2 दिन के अंदर इसे ठीक कर दिया जाएगा, तो ये भी सवाल उठता है कि क्या जल्दबाजी में ही इसे ठीक किया जा रहा है, क्या उन मानकों का ध्यान रखकर इस क्षतिग्रस्त पुल को ठीक किया जाएगा ताकि जो लोग हैं वहां से आना जाना करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, वो सुरक्षित तरीके से इसका इस्तेमाल कर सके। हमारे सहयोगी मनीष त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं पूरा मामला। मनीष, क्या है ये पूरा मामला, कब हुआ था इस पुल का निर्माण और जो क्षतिग्रस्त हो चुका है लोगों के बीच में अब ये चर्चा का विषय बन गया है? दो दिन पहले और 2 दिन बाद ही ये पुल जो है ये तेज आंधी चली है, उसके कारण ये टूट के बह गया है। जी सुचित्रा जी।
2 दिनों के भीतर ही ये जो पुल है वो बह गया है, लोगों का आसपास क्या कहना है? क्योंकि प्राकृतिक आपदा को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन पुल की मजबूती, पुल की जो स्ट्रेंथ है उसको लेकर तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी सुचित्रा जी, ये सबसे बड़ा है कि क्या पीडब्ल्यूडी जो है जल्दबाजी में पुल को चालू कर रहा है, कि इसके पीछे भ्रष्टाचार के भी कोई बहुत बड़ा जो है रैकेट काम कर रहा है। इसमें भी ये महत्वपूर्ण चीज हो जाता है कि जिस तरह से पुल 2 दिन में टूटता है, हल्की सी आंधी चली और पुल का टूट जाना, ये बहुत बड़ा विषय हो जाता है और अनेक सवालों को जवाब मतलब कि सवाल खड़ा करता है। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से क्या कहा गया है, कब तक इसको शुरू किया जाएगा? और सवाल तो ये भी उठता है कि एक बार क्षतिग्रस्त पुल को दोबारा से ठीक करवा के शुरू करने के बाद इसकी गुणवत्ता को लेकर, इसकी स्ट्रेंथ को लेकर क्या लोग अब भरोसा कर पाएंगे? उसने जो है प्रशासन ने कहा है कि आंधी की असर से नेवरिया घाट का पुल जो है वो टूटा है और 2 दिन के लिए बंद किया गया है और 6 अप्रैल से इसका संचालन पुनः शुरू होने की बात कर रहा है। बिल्कुल मनीष, इसके अलावा लोगों का क्या कहना है? क्योंकि जिस तरीके से पुल टूटा है, एक बार संचालन बंद होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उस पार से इस पार आते हैं, मिर्जापुर की साइड में आते हैं, तो उनके लिए दिक्कत तो खड़ी हो गई है। पुल का टूट जाना, उनको मिर्जापुर आने के लिए कम से कम नहीं तो 20 किलोमीटर का सफर, 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मनीष आपका विस्तार से जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से कपालटन पुल, जो अभी महज 2 दिन पहले इसकी शुरुआत हुई थी, एक बार क्षतिग्रस्त होने की वजह से चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का जो 37वां दिन है, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान पर हमले तेज कर दिए गए हैं। ईरान के पेट्रोकेमिकल जोन पर अटैक किया गया है। मै शहर और बंदर इमाम में तबाही देखने को मिल रही है। मै शहर पेट्रोकेमिकल जोन में भारी तबाही हुई है। 5 लोगों की मौत की खबर, तो जबकि 170 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। कुवैत पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। वहीं शुवाइक ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में भी आग लगी है। कॉम्प्लेक्स में आग बुझाने का काम जारी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ईरान के पेट्रोकेमिकल जोन पर अटैक हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप यानी कि राष्ट्रपति जो है वो बार बार कह रहे हैं कि हम 10 दिनों का समय दिया था हॉर्मुज खोलने को लेकर, लेकिन ईरान ने हमारी बात नहीं मानी है। अब केवल 48 घंटे का समय ही रह गया है और इन 48 घंटे के समय के बीच में जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अब बात नहीं मानी जाती है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ईरान को। और एक बार फिर से ईरान पर हमले तेज कर दिए गए हैं। शुवाइक ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी है, जिसको बुझाने का काम लगातार चल रहा है। तो ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध है वो अब 36 दिन भी पार कर चुका है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस जंग में अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि ट्रंप ईरान को लगातार तबाह करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान पर इन धमकियों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। इस बीच ईरान ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने अमेरिका के 48 घंटे के सीज फायर की अपील को भी पूरी तरीके से ठुकरा दिया है। लेकिन इन सबके पीछे का कारण क्या है, एक रिपोर्ट से समझिए। हमारी सेना ने ईरान की नौसेना को तबाह कर दिया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का मिशन पूरा हुआ। ये वो बयान है जिसको रिलीज करने के बाद ट्रंप खुद अपनी तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने एक कदम और बढ़कर बोलते हुए कहा कि अगर ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो ईरान को स्टोन एज में पहुंचा दिया जाएगा। ट्रंप के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान के खिलाफ जंग में शायद अमेरिका बाजी मार चुका है, लेकिन अपने इस बयान को देते वक्त ट्रंप को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में उनका यही बयान पूरी दुनिया में महज एक मजाक बनकर रह जाएगा। इस तरफ जहां ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर अमेरिका की जीत का दावा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के इस बयान का जवाब देने के लिए ईरान के ड्रोन उड़ान भरने के लिए तैयार थे। और फिर जो हुआ उसे देखकर ट्रंप के दिल की धड़कनें ही थम सी गई।
ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने अमेरिका पर ताबड़तोड़ हमले कर यह बता दिया कि ईरान अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। ट्रंप चाहे ईरान जीत का कितना ही दावा क्यों ना करे, लेकिन अब जो जमीनी हकीकत नजर आ रही है उसे देखते हुए ये लगने लगा है कि अमेरिका ने ईरान को छेड़कर खुद अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली है। आज ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे महायुद्ध का 36वां दिन है। वहीं इस बीच ईरान ने अमेरिका को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि उसने अमेरिका के 48 घंटे के सीज फायर की अपील को ठुकरा दिया है। इसी के साथ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिका के A-10 विमान को गिराने का दावा किया है। इतना ही नहीं, कुवैत में ईरान के ड्रोन हमले में अमेरिका का चिनूक हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया। मिडिल ईस्ट में बीते शुक्रवार को भी अमेरिकी वायुसेना से जुड़े 2 अलग अलग विमान हादसे सामने आए, जहां अमेरिका का एक F-15E स्ट्राइक ईगल विमान ईरान के एयर स्पेस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ईरान ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इस अमेरिकी विमान को मार गिराया। इस विमान में पायलट के साथ एक वेपन सिस्टम ऑफिसर भी था। अमेरिका ने इनमें से एक को सुरक्षित बचाने का दावा किया है और दूसरे की तलाश जारी है। वहीं इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को दुर्घटनाग्रस्त होने को युद्ध का हिस्सा बताते हुए कहा कि इससे ईरान के साथ बातचीत प्रभावित नहीं होगी। लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि ट्रंप चाहे दुनिया के सामने इस महायुद्ध को अमेरिका की जीत बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उनको भी अब बाजी पलटने का डर नजर आने लगा है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ने एक दिन पहले ही बयान देते हुए कहा था कि अमेरिका के पास तेल की कोई कमी नहीं है और अब हॉर्मुज को खुलवाना अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन कुछ ही समय बाद ट्रंप ने अपने इस बयान को लेकर यू टर्न लेते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे हैं कि अमेरिका चाहे तो हॉर्मुज स्ट्रेट को आसानी से खुलवा सकता है। उन्होंने यहां तक कहा था कि थोड़ा और समय मिला तो हम इसे खोल देंगे, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग नजर आ रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये काम जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भौगोलिक स्थिति ही इसे बेहद संवेदनशील बनाती है। ये समुद्री रास्ता अपने सबसे संकरे हिस्से में सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि जहाजों के आने जाने का रास्ता महज 3 किलोमीटर का है। ऐसे में यहां से गुजरने वाले जहाज बेहद आसान निशाना बनाए जा सकते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस की हालिया रिपोर्ट ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान फिलहाल किसी भी हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के मूड में नहीं है। वजह साफ है, ये वही रास्ता है जिसके जरिए तेहरान अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सबसे ज्यादा दबाव बना सकता है। इसी के साथ एक बार फिर ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर अपनी एयरफोर्स को हमले का आदेश दिया, लेकिन शायद ट्रंप को यह मालूम नहीं था कि ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिका का A-10 विमान को गिराने का दावा करते हुए कहा कि ईरान पर अमेरिका में होने वाले हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी A-10 मिलिट्री जेट की खासियत, A-10 एक अमेरिकी ग्राउंड अटैक विमान है। जमीनी सेना को मदद दी जाती है। बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ किया जाता है इस्तेमाल। हर मौसम में उड़ान भरने की क्षमता, लेजर गाइडेड बम और रॉकेट ले जाने में सक्षम। टैंक किलर है A-10 मिलिट्री जेट का दूसरा नाम। एक विमान की कीमत करीब 1.88 करोड़ डॉलर। 1 घंटे की उड़ान का खर्च करीब $17,716। सक्सेस रेट 95% से भी ज्यादा माना जाता है।
ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग में कौन जीतेगा ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में जिस तरह अमेरिका की किरकिरी हुई है, उससे ये तय है कि अमेरिका के अफगानिस्तान अभियान की तरह ही ईरान पर हमले को भी आने वाले समय में अमेरिका की सबसे बड़ी भूल में गिना जाएगा। वहीं ईरान न केवल अमेरिका के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, इसी के साथ ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कूटनीतिक चाल चलना शुरू कर दिया है। ईरान ने अमेरिका पर अपने रिहायशी इलाकों में भी हमले करने का आरोप लगाते हुए बयान जारी कर कहा है कि अब दुनिया को अमेरिका का असली चेहरा नजर आने लगा है और ये तय है कि इस महायुद्ध में अमेरिका को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा है। यही वजह है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाला देश, जो कल तक ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने के दावे कर रहा था, अब खुद ईरान से सीज फायर की गुहार लगाते नजर आ रहा है। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।